हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। तो नीट 2025 को अब बचे हैं बस फाइनल 4 वीक्स। कल संडे है और 4 हफ्तों के बाद जो संडे आएगा उस पर आपका एग्ज़ाम ही है। अब मुझे पता है आप सब लोग बहुत पैनिक में हो, सबको ही पैनिक है। किसी को इस बात का पैनिक है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उसको इस बात का पैनिक है कि रिविजन बची है, और जिसका दोनों ही काम हो रहा है उसको मॉक स्कोर से टेंशन हो रखी है कि मॉक में जो स्कोर्स आ रहे हैं वो कम है। तो इस टाइम पर सभी क्या है, पैनिक में है। देखो, वन थिंग इज़ फॉर श्योर, किसी को भी नहीं पता पेपर में क्या आने वाला है। जो भी एग्ज़ाम आएगा, जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा वो सबके लिए नया होगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सबके लिए नए होंगे। इस टाइम पे जितने भी जने इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं 99.99% इस डिलेमा में है कि उनका पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, यानी पता किसी को भी नहीं है। पर इस टाइम पर आप सही क्या कर सकते हो? आप सही ये कर सकते हो कि गिव अप नहीं करना है, क्योंकि इवेंचुअली इस 99.99% में सभी अभी पैनिक है और 70% बच्चे गिव अप कर देंगे। तो अगर आप उनमें से हो जो गिव अप करने वाले हो तो रुक जाओ। वैसे भी गिव अप कर दोगे तो यहीं पर सब खत्म है। पर क्या पता अगर आप गिव अप ना करो तो आज जिस पोजीशन पर हो 1 महीने बाद उस पोजीशन से तो बेटर ही पोजीशन पर होगे। चाहे आप ड्रॉप लोगे तब भी आपको ये होगा कि कुछ अच्छा आपने पढ़ रखा है, PYQ कर रखे हैं, एटलीस्ट आपने गिव अप नहीं किया, आप पूरा लास्ट तक इस चीज़ से लड़े हो। और अगर आप प्लान ही ड्रॉप करने वाले हो इवन इफ, तो भी लाइफ टाइम ये रिग्रेट आपको फॉलो करेगा कि काश यार पेपर से पहले गिव अप ना करता। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप ऑलरेडी कोई प्लान फॉलो कर रहे हो, कोई भी प्लान फॉलो कर रहे हो कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, और जस्ट आपको आज मोटिवेशन कम है तो आप ये वीडियो देख रहे हो, तो फिर मैं आपको ये सलाह दूंगी इसको देखो ज़रूर, बेशक स्किप भी कर दो, लेकिन जिस भी प्लान में आप चल रहे हो डोंट स्विच। किसी का भी वीडियो देखकर अपना प्लान स्विच नहीं कर रहा है। जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो, जो आपका रूटीन है वही रूटीन में चलते रहो। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, आपने जितनी देर भी आप पढ़ रहे हो इस टाइम तक आकर आपको एटलीस्ट 10 आवर्स तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब 1 महीना ही बाकी है। वो सूडो थिंग्स पे मत पढ़ना 16-16 घंटे, वो नहीं होती है किसी से भी, वो 2 या 3 दिन होती है, उसके बाद बॉडी थक जाती है। तो आप जितना भी टाइम दे रहे हो उसमें से 70% टाइम आपने उन चीज़ों को डोनेट करना है, उन चीज़ों में लगाना है जो चीज़ें आपको ऑलरेडी आती है, जो चैप्टर आपको ऑलरेडी आते हैं उनको बार बार रिवाइज करना है, उनकी NCERTs को बार बार पढ़ना है, उनके PYQ को बार बार लगाना है, और जो नया सिलेबस है उसके लिए आप दिन के 2-3 घंटे दो उसको करने में और रिवाइज करने के लिए। क्योंकि इस टाइम अगर आप वो छोड़ रहे हो जो आपको ऑलरेडी आता है और उसके पीछे भाग रहे हो जो बिल्कुल भी नहीं आता, आप 10 आवर्स में से 10 आवर्स सिर्फ नया सिलेबस कर रहे हो, तो मैं आपको बता रही हूँ 1 ही महीना है, बी प्रैक्टिकल। आप D-Day पे देख लेना, जिस दिन आपका एग्जाम होगा आप कुछ भी रिकॉल नहीं कर पाओगे। ब्रेन एक वे में वर्क करता है, ब्रेन की भी अपनी एक लिमिट है। आपको अगर आप एक इंसान का एक बार चेहरा देख लो आपको वो भी कुछ दिन बाद भूल जाएगा। ये तो फिर भी वो चीज़ है जो हमें पसंद ही नहीं है, ये तो पढ़ाई तो वो चीज़ है जो हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो बार बार रिकॉल करना है, बार बार रिवीजन करना है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर शट डाउन द डिस्ट्रैक्शंस। अब ये डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकती हैं, सोशल, इमोशनल, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को तो बिल्कुल शट डाउन करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा सोशल और इमोशनल, बी प्रोफेशनल, बी सेल्फिश। अगर इस टाइम पे आपके एग्ज़ाम को 1 मंथ है और आपके कोई फ्रेंड्स या आपका कोई जो जिसको भी आपने कुछ भी मान रखा हो अपनी लाइफ में, और इस टाइम पर उनके कुछ तमाशे चल रहे हैं, वो आपको रुला रहे हैं या वो आपको बोल रहे हैं कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो, आप हमारे पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो वो आपके चाहने वाले तो नहीं है, आपके वेल विशर्स तो नहीं है, उनको अपनी दुश्मन की कैटेगरी में ही काउंट करना। आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी पर ये सच है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि आपके लिए ये एग्ज़ाम कितना इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी सोशल, इमोशनल, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस इसको कट डाउन करो। अब इस टाइम पे क्या होगा ना, मार्केट में नोट्स बेचने वाले बहुत सारे जने आएंगे। डोंट बी अ PDF कलेक्टर। देखो, आपको पेपर क्लियर करना है पर लोगों को अपना बिजनेस चलाना है। इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आएंगे जो 1 महीने में आपको क्लेम करेंगे करवाने का। आपको 1 महीने में क्लेम करेंगे कि हमारा कोर्स ले लो, हमारी मेंटरशिप ले लो, इसमें 10,000, 20,000, 30,000 MCQs हैं। बिलीव मी, कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनको जिता रहे हो, आप उनको अपने ऊपर एज दे रहे हो, उनका जो वो चाहते हैं वही हो रहा है। वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो अपने कोर्स बेचना चाहते हैं, तो वो हो रहा है। आप पेपर क्लियर करना चाह रहे हो, आप इस टाइम पर कोई भी कोर्स ले रहे हो, कोई भी कुछ भी ऐसा ले रहे हो, कोई नोट्स ले रहे हो, PDFs ले रहे हो, वो बेकार की चीज़ है। सच मानो, उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला।
इस टाइम पर आपने जिस चीज़ को बाइबल कंसीडर करना है वो है आपकी एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और सिर्फ पीवाईक्यू। देखो 1 महीना है, 4 हफ्ते हैं, वैसे तो आइडियली आपको 4 या 5 मॉक देने चाहिए, हर हफ्ते 1 मॉक देना चाहिए। पर अगर आप उन लोगों में से हो जो मॉक स्कोर्स को लेकर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं और जिन्होंने पीवाईक्यू नहीं किया, तो मैं सीरियसली सजेस्ट करूंगी मत दो मॉक्स। ऑलरेडी कोई बहुत ज़्यादा कुछ सवरा हुआ नहीं है आपका, तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। मत दो मॉक्स, सिर्फ पीवाईक्यू पर ध्यान दो। और अगर मॉक दे रहे हो तो उसको एनालाइज करो, उसमें से रिवीजन लो, उसमें से लर्निंग्स लो, पॉइंटर्स को अलग से नोटबुक पे लिखो, रात को सोते टाइम रिवाइज करो, जो उनसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चंस के टॉपिक को दोबारा करो। मॉक्स के मार्क्स की सिरदर्दी मत लो। और जैसे ही आपके एग्जाम को 1 हफ्ता रह जाए, सच बता रही हूँ, कुछ करना ना करना, पढ़ना या ना पढ़ना, पर मॉक बिल्कुल मत देना, क्योंकि उस टाइम पे ये सस्ते महंगे कोचिंग वालाज ने कोई भी ऐसा रैंडम सा मॉक आपको बना दिया जो बिल्कुल इररिलेवेंट है, और आप वो देखकर डीमोटिवेट हो जाओगे, आपका पेपर से ही विश्वास उठ जाएगा। बिलीव मी, आपने पूरे साल मेहनत की है, कुछ दिन ऐसे भी गए होंगे, लो गए होंगे आपके, जिसमें आपने अपना 100% नहीं दिया, बट बिलीव मी, आप नॉलेज को एक लिमिट तक ही एनहांस कर सकते हो। सब ने यही एनसीईआरटीज ही पढ़ी हैं, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस को आज जिस परफॉर्मेंस में हो 2x 3x 5x जितना चाहो उतना एनहांस कर सकते हो। तो नॉलेज जितनी आपने लेनी थी ले ली, अब बस परफॉर्मेंस को एनहांस करो। जितने आपके चैप्टर्स हो गए, फोकस करो, न्यू चैप्टर्स भी करो, पर मेजॉरिटी टाइम न्यू चैप्टर्स को मत दो, क्योंकि अब एक लिमिट से ज़्यादा आप नॉलेज इंक्रीज नहीं कर सकते हो, वो आप 1 साल में कर चुके हो। अब आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है। परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करनी है? जो हाथ में है उसको मत जाने दो, जो ऑलरेडी आता है उसको तो बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी ये घमंड आएगा कि ये तो ऑलरेडी आता है, इस पर टाइम ना वेस्ट करें। पर जब एमसीक्यूज आएंगे, पीवाईक्यू लगाकर देख लेना, आपको आते हुए टॉपिक्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे। और पीवाईक्यू को खुद से एनालाइज करो, एटलीस्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस तो अब लगाओ ही लगाओ, उसमें रिपीटेड थीम्स देखो, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि पीवाईक्यू रिपीट हो रहे हैं, और आपको पता चलेगा 90% चीज़ें किससे आ रही है, एनसीईआरटी से आ रही है। क्योंकि मैं अगेन दोबारा ये बात बोल रही हूँ, एनटीए जो पेपर बना रहा है वो 17-18 साल के बच्चों के लिए बना रहा है, कोई 30-35 साल के विद्वान के लिए नहीं बना रहा। तो ये जो 30-35 साल के विद्वान लोग अपने नोट्स छाप रहे हैं और इस टाइम पैसा कमाने के लिए बेच रहे हैं, इनके नोट्स इनके पास ही रहने दो, मत लो। उससे आप अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपना ईयर वेस्ट कर रहे हो। ये फुल टेस्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, 4 से 5 दो। पर अगर आप उनमें से हो जिन्होंने पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं और जो मॉक्स के मार्क को देख के डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो भाई मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। पीवाईक्यू लगाओ, सीधा एनसीईआरटी करो, क्योंकि ऑलरेडी हाथ में कुछ है नहीं। इससे बुरा क्या ही हो सकता है? गिव अप करने से बुरा तो क्या ही होगा? तो एटलीस्ट जो हाथ में है वो कर लो। फिर ये भी मैंने बता दिया कि मॉक स्कोर के ऊपर टेंशन नहीं लेनी। अब अपनी लर्निंग्स को कैसे इंप्रूव करना है? 2 तरीके होते हैं। एक तो आप पेज टू पेज बुक को पढ़ते जा रहे हो, थोड़े दिन पहले तक भी आप वो कर सकते थे, पर अब आपके पास टाइम कम है, तो आप वो चैप्टर देखो, जो भी चैप्टर आप देख रहे हो, आप देखो उसमें 50-60% चीज़ें होंगी जो आपको ऑलरेडी याद होंगी। जो आपको याद नहीं है उसकी एक्टिव रिकॉलिंग करो, उन टॉपिक्स को बार बार पढ़ो, शॉर्ट लेक्चर से समझो, उनकी एनसीईआरटी को रीड करो। जितने भी आपकी बुक में एग्जाम्पल्स हैं, डाटा है, पाई चार्ट्स वगैरह हैं, बार ग्राफ वगैरह हैं या फिर डायग्राम्स हैं, इनको बार बार देखते रहो, इनको देखते रहो, ये देख देख कर ही लर्न होते रहेंगे। पीवाईक्यू लगाओ, डेली लगाओ पीवाईक्यू, 2-3 घंटे पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू में जोन सा भी टॉपिक है, बुक खोलो, उस टॉपिक को रिवाइज करो। बिलीव मी, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, आपको कंफर्ट जोन से अपने बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि एक बुक, एक चैप्टर लगातार पढ़ना इज़ वे इजी, पर एक पीवाईक्यू देखना, फिर उसका टॉपिक निकालना, फिर उसको रीड करना, वो टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें मेहनत लगती है, माइंड गिव अप कर देता है। पर आपकी एफिशिएंसी इससे कम से कम भी 10x टाइम बढ़ेगी। इसको याद करोगे, इस बात को आप एक्टिव रिकॉलिंग करो। जो चीज़ें बार बार भूल जाते हो उसको एक पेज पे लिख लो। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके एग्जाम्पल, जो लाइन्स आप भूल रहे हो उसको पेज पे लिख लो, पेज पे लिख के जेब में डाल लो। अब दिन में जहाँ भी घूम रहे हो, दिन में 3-4 बार जेब में हाथ डाला, पता चल रहा है पेज पड़ा है, उसको एक बार देख लो, ठीक है? दिस विल श्योरली एनहांस योर परफॉर्मेंस। देख लेना आप। फिर 2 तरीके होते हैं पढ़ने के। कुछ लोग क्या करते हैं कि हम 4 दिन लगातार सिर्फ बायो पढ़ेंगे या 4 दिन लगातार सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि ठीक भी है, ये उनका माइंड जिस तरह से वर्क करे। पर ऑफन इससे क्या होता है ना, हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो दिन में स्लॉट्स डिवाइड कर लो, 10 आवर्स पढ़ रहे हो तो 2-2 3-3 घंटे के स्लॉट्स डिवाइड कर लो, जिससे जो फ्रस्ट्रेशन है वो रिड्यूस होगी। अब देखो, ट्रिक्स काम की हैं, बहुत काम की है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनमें ट्रिक्स से जल्दी याद होता है, पर मैं आपको ये कहूँगी कि कोई आपको हर चैप्टर में ही ट्रिक्स बता रहा है, हर एग्जाम्पल्स के लिए ही ट्रिक बता रहा है, तो भाई कितनी ही ट्रिक्स याद कर लोगे?
ठीक है, तो ओवरली इसके ऊपर नहीं डिपेंडेंट रहना है, ट्रिक्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट टफ टॉपिक होते हैं जो हमें याद नहीं होते, उन्हीं में ट्रिक्स पर जाओ। बाकी के लिए क्या करो, बार बार कॉपी पे लिखो, कॉपी पे सजा सजा कर नहीं लिखना। जब भी पढ़ रहे हो एक रफ शीट ले लो, उस चीज़ को 3-4 बार लिखते जाओ। अगले पेज पे चले गए ना, 2 मिनट रुको, पिछले पेज का रिकॉल करने की कोशिश करो, 3-4 बार लिखो। देखो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, लेकिन तभी पेपर क्लियर होगा। लास्टली ये चीज़ याद रखो, इट्स ऑल इन द माइंड। जितना आपने पढ़ा है सभी ने उतना ही पढ़ा। जितने डाउट्स आपको आ रहे हैं पेपर क्लियर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो सभी को आ रहे हैं। किसी ने नहीं देखा पेपर कैसे आने वाला है। ऑल यू कैन डू इज टू स्टे पॉजिटिव। इस टाइम पे आप सिर्फ यही कर सकते हो कि पॉजिटिव रहो। किसी को भी नहीं पता कौन से क्वेश्चन आएंगे। और अपना स्लीप टाइम ज़रूर फिक्स करो, क्योंकि अगर आप पूरी पूरी रात जाग रहे हो और पेपर आपका सुबह है, तो आपके माइंड को आदत ही नहीं है उस टाइम काम करने की। और दिस इज़ द राइट टाइम कि 4 वीक्स हैं, आप अपना स्लीप टाइम बना लो, वरना आती हुई चीज़ें भी खराब कर कर आओगे। और डू नॉट लूज योर मोटिवेशन। अपनी स्पिरिट्स को हाई रखो, खुद पे भरोसा रखो। याद रखो, आप नॉलेज को अब एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, पर आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हो। और ये परफॉर्मेंस अब आपके हाथ में है। एनटीए ने जहाँ से पेपर बनाना है, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, प्लीज़ उन्हीं पे मेजर फोकस करो। ठीक है, क्लियर? मोटिवेशन लूज नहीं करनी है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।